फोटोकेमिस्ट्री में हमने जो कल तक पढ़ा वो देखा कि जो बेयर लैम्बर्ट लॉ है जो कंसंट्रेशन और थिकनेस पर बेस्ड है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस पर हम लाइट डालते हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। वो उसके थिकनेस और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस का सब्सटेंस है या कितनी कंसंट्रेशन का सब्सटेंस है, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बियर लैम्बर्ट लॉ को देखा और कुछ यहाँ इक्वेशन देखा और फिर बात की हमने कि अगर हम किसी भी सैंपल सब्सटेंस पर लाइट पास करते हो या लाइट डालते हो तो वहां पे या तो सैंपल में एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और जब इस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो अलग अलग तरीके का वहां पर जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। अब एटम की बात हम कर नहीं रहे कि हम अगर एटम की बात करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो वहां क्या होता है, तो हमें पता है कि एनर्जी लेवल 1s 2s 2p 2 3। तो एक ग्रॉटियंस डायग्राम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। बट क्योंकि हम यहाँ पर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल वहां प्रेजेंट है उस कंपाउंड में वो उस एनर्जी को लेकर के क्या करेगा, कहाँ जाएगा, वो सारी डिस्कशंस हमने की। और वहां पर हमने देखा कि मॉलिक्यूल में ये 4 तरह की एनर्जी होती है, ट्रांसलोकेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें से ट्रांसलोकेशनल एनर्जी जो है वो नॉन क्वांटाइज्ड होती है और बाकी की जो रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है ना। तो वो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की या देखने की कोशिश की। और हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जो रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है उसमें से रोटेशनल एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है ना। बहुत ही कम डिफरेंस होता है रोटेशनल एनर्जीज के बीच में, तो हम उसे नेग्लेक्ट मान सकते हैं। और जो वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा जब हम उस पर कोई रेडिएशन पास करेंगे तो वहां जो चेंज होगा इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे या वाइब्रेशनल लेवल पर वो कुछ इस तरह से चेंज होता है। और साथ में ये भी बात की कि जब मॉलिक्यूल एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करता है तो वो एक्साइटेशन जो होता है वो हमेशा होमोसो लूमो होता है कि जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड होगा। भाई जहां पर भरा हुआ है और वहां से जब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहीं खाली जगह पे जाएगा और खाली जगह पर भी कहाँ जाएगा, जो सबसे कम एनर्जी की होगी। ये थोड़े ना है कि अगर वो यहां से चला, ये उसका ग्राउंड स्टेट था और यहां से चला और ये उसका एक्साइटेड स्टेट है। अब यहां अगर उसको खाली मिल जाता है तो यहीं चला जाए। अगर यहां पर ये भरा हुआ मिलता है तो कहां जाएगा, वो अगले लेवल पे जाएगा। तो जो भी अगला लेवल होगा वो कैसा होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए। वो लो, उसका क्या कहलाएगा, वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। अनऑक्यूपाइड होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो उसको वो खाली जगह कहाँ मिल सकती है, वो यहाँ v इक्वल टू 0 पे मिल सकती है, वो इस v इक्वल टू 1 पे मिल सकती है, वो इस v इक्वल टू 2 पे मिल सकती है, v इक्वल टू 3 पे मिल सकती है। जहां पर भी उसको खाली जगह मिलेगी वही उसकी क्या होगी, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड जगह होगी। ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहां पर कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा वो कहां होगा, होमोसो जो लूमो है वो होता है। और साथ में हमने मॉलिक्यूल में ये भी बात कर ली कि मॉलिक्यूल में किस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो या तो बॉन्डिंग होंगे या एंटी बॉन्डिंग होंगे या नॉन बॉन्डिंग होंगे। और बॉन्डिंग होंगे तो वो सिग्मा टाइप के हो सकते हैं या वो पाई टाइप के हो सकते हैं, है ना। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आगे की कि अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एक्चुअली दो तरह से हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल जो है इसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड या एक्टिवेटेड फॉर्म में ये पहुंच गया। तो कैसे हो सकता है, तो अगर हम किसी एक स्टेट की बात करें कि लेट्स से कि यहां ये एक ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट्स से कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाओगे कैसे, आप दिखाओगे एक को आप दिखाओगे इस तरह का स्पिन में और दूसरे को दिखाओगे इसके अपोजिट स्पिन में। लेट्स से अब मैं इसके ऊपर एक रेडिएशन डालता हूं, ये रेडिएशन मैंने इसके ऊपर डाला और जैसे ही मैंने इस पर ये रेडिएशन डाला
ऐसी स्टेट जहां पर मॉलिक्यूल्स दो तरीके से रह सकते हैं, या तो ये इस तरीके से रह सकते हैं या ये इस तरीके से रह सकते हैं, और आपको पता है ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। मल्टीसिप्लिटी रूल क्या कहता है, अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों के लिए जो वैल्यू है एस की, स्पिन क्वांटम नंबर की, वो क्या हो जाएगी, प्लस हाफ हो जाएगी। जबकि होना क्या चाहिए, एक की वैल्यू प्लस हाफ होनी चाहिए, एक की वैल्यू माइनस हाफ होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पर रेडिएशन डालता हूं तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, हायर शेल में जाएगा, और हायर शेल में जाएगा तो क्या करेगा, कैसी स्थिति में हो सकता है या कैसी स्थिति में रह सकता है, इसको मैं बोलूंगा ये यहां इस स्थिति में है और यहां पर ये ऐसी स्थिति में। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये ऐसा हो और ये जो एक्साइटेड स्टेट है यहां पर भी ऐसा। तो ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, यहां पर दोनों में अंतर क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अगर इस स्थिति में देखें तो ये जो है वो अपवर्ड है और ये अपवर्ड है, ये दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल स्पिन में है। तो जो अपोजिट स्पिन में होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंगलेट, और जो पैरेलल स्पिन में होते हैं, जैसे कि यहां पर सेम स्पिन है इनकी, अपवर्ड अपवर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट, और ये सिंगलेट। और यहां पर भी सिंगलेट, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, इस ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन में है ना, तो ये भी एक तरह का क्या है, सिंगलेट स्टेट है। लेकिन ये सिंगलेट स्टेट कैसा है, ये है ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। और ये सिंगलेट कैसा है, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट। तो इसको हम, जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस नॉट से, और ये जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S1 से, और ये जो ट्रिपलेट स्टेट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 से। तो ये एक्साइटेड, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये आपका सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये तीन तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है जब हम इस पर किसी तरह का रेडिएशन डालते हैं और मॉलिक्यूल एक्टिवेट होता है तो। ठीक है ना, बात समझ गए कि अगर पैरेलल स्पिन होती है तो उसे हम ट्रिपलेट स्टेट T1 बोलते हैं, अगर एक्साइट होने के बाद में इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ही रहता है तो उसको हम, मतलब एंटी पैरेलल है ये, और इसको हम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, S1। क्लियर। अब इनमें अंतर क्या है, अगर आप इनको फर्दर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, फर्दर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को या इनके गुणों को स्टडी करो, तो जब इसने एनर्जी लेकर के एक्साइटेड फॉर्म में ये गया तो या तो ये इसकी अपोजिट या पैरेलल स्पिन हो सकती है, तो इनकी जो लाइफ टाइम है वो डिफरेंट होती है। मतलब ये जो S1 होंगे, मतलब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा या सिचुएशन होगी, इसकी लाइफ टाइम क्या होती है, इसकी लाइफ टाइम होती है लेस, वेरी लेस, बहुत कम, 10⁻⁻⁹ सेकेंड के आसपास। ठीक है ना। और अगर ये पैरेलल स्पिन में जाता है, जैसे हम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 बोलते हैं, इनका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है, वो भी लेस होता है, लेकिन वो होता है 10⁻⁻5 सेकेंड्स, है ना। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, आइए इसको आप मान सकते हो कि ये 10⁻⁻6 सेकेंड से लेकर के
10 रेज़ टू द पावर -9 तक होता है, और यहां पर आप देखोगे कि 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकंड से 10 रेज़ टू द पावर -5 सेकंड्स तक होता है। तो आप देखो कि लाइफ टाइम किसका कम है, इसका लाइफ टाइम कम है। जो सिंगलेट स्टेट है इसका लाइफ टाइम काफी कम है, मतलब 10 रेज़ टू द पावर -9 है। इसीलिए ये जो सिंगलेट स्टेट होगी ये क्या होगी, ये मोर रिएक्टिव होगी। और अगर हम इस ट्रिपलेट स्टेट की बात करें तो ये क्या होगी, ये लेस रिएक्टिव होगी। ओके, दूसरी चीज, ये जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है इसकी जो एनर्जी है ये क्या होगी, कम। कम इन द सेंस, आप इसको ऐसे समझो कि मैं इसको दोबारा से यहां पर बता देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा गलती कर दी यहां बनाने में। ये तो आप देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। अगर ये एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में अगर हम लें तो ये सेम एनर्जी स्टेट से उठे हैं, लेकिन यहां एनर्जी इतनी कम है इसकी। ओके, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाला, इतनी एनर्जी इसकी कम होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रिपलेट स्टेट्स हैं उन ट्रिपलेट स्टेट्स की जो एनर्जी है वो लोअर होती है कंपैरिजन में जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होता है उससे। और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट वाला जो S1 है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो, क्योंकि देखो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी एनर्जी कम है तो ये कम रिएक्टिव है। इसका एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसका लाइफ टाइम भी क्या है, बहुत कम है, बहुत कम समय के लिए रहता है, और बहुत कम समय के लिए रहता है इसलिए भी रिएक्टिव। इसका लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा है T1 का, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा समय तक स्टेबल रहता है। ओके, सो ये जो ट्रांजिशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको यहाँ पर जो देखने को मिले हैं, तो एक चीज आप जब सिलेक्शन रूल्स पढ़ते हो तो वहां पर आप देखते हो कि ये जो ट्रांजिशन होता है इसमें डिफरेंट मल्टीसिप्लिटी जो है वो हमेशा फॉरबिडन होती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां है और इसको अगर एक्साइटेड स्टेट में जाना है, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसको कैसा रखना पड़ेगा, सेम मल्टीसिप्लिटी में रखना पड़ेगा। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पहले कैसा था, ऐसा, किस स्टेट में था, सिंगलेट, कहां गया, सिंगलेट। लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिंगलेट था और अब ये इस तरह से शिफ्ट हो गया तो ये हो गया ट्रिपलेट, तो यहां पर मल्टीसिप्लिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। यहां पर मल्टीसिप्लिटी है सिंगलेट, यहां पर मल्टीसिप्लिटी है, सॉरी, यहां पर मल्टीसिप्लिटी थी ट्रिपलेट, और यहां पर मल्टीसिप्लिटी है सिंगलेट, और ग्राउंड स्टेट की मल्टीसिप्लिटी क्या थी, सिंगलेट। तो ये ग्राउंड स्टेट सिंगलेट है तो ये इस सिंगलेट में करेगा तो अलाउड है, लेकिन अगर ये यहां करता है तो ये फॉरबिडन है। मेरी बात समझ में आ गई कि सिंगलेट से सिंगलेट, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट अलाउड है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट अलाउड नहीं है। वो कैसा है, फॉरबिडन होता है। ठीक है, क्लियर। तो सिंगलेट से सिंगलेट अलाउड ये तो होता है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट क्या है, फॉरबिडन। क्लियर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस S1 से और T1 में चला जाए, ये भी क्या है, फॉरबिडन। तो ना तो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा सकता और ना ही इस एक्साइटेड सिंगलेट से और एक्साइटेड ट्रिपलेट में जा सकता। सिर्फ मल्टीसिप्लिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सिंगलेट से सिंगलेट में ही जा सकता है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जा सकता है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट में नहीं जा सकता। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन है
वो इस रूल को जरूर फॉलो करेगी स्ट्रिक्टली। ठीक है, चलो अब सवाल ये उठता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी जब मॉलिक्यूल यहां पर एक रेडिएशन को गेन करके एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में जब कन्वर्ट होगा, तो एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल। फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन है वो होती है। अब देखो होता क्या है, जब हम किसी मॉलिक्यूल पर रेडिएशन डालते हैं और वो मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। ये रिएक्शन करीब करीब जो होता है वो 10⁻⁻⁻15 सेकेंड्स में हो जाता है, 1 सेकेंड के -15वें पार्ट में। सोचो कितना फास्ट है। तो ये इतना ज्यादा फास्ट है कि इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह तो आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि अगर ये ए और ये बी के बीच में ये जो बॉन्ड है ये वाइब्रेशन भी तो कर रहा था, इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी तो थी। रोटेशन को तो चलो हमने वहां पर कंसीडर नहीं कर रहे, रोटेशन को हमने कह दिया कि वो कंसीडर नहीं हो रहा, लेकिन वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन ये दो तो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो समझ में आता है कि ये यहां से और यहां जो है जा रहा है, लेकिन जो वाइब्रेशन है उसका क्या? तो फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि ये रिएक्शंस जो हैं या ये जो एक्टिवेशन ऑफ मॉलिक्यूल है ये बहुत ही फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि वाइब्रेट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता उसको। या ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशन जो इसकी डिस्टेंस को छोटा कर देंगी या इसकी डिस्टेंस को बढ़ा देंगी, उसका टाइम यहां पर होता नहीं है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस ग्राउंड स्टेट से और इस एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है बहुत जल्दी से, और ये वाइब्रेशन नहीं कर पाता मॉलिक्यूल, इसके जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं हो पाती। ठीक है ना? अब चेंज नहीं हो पाती, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये मान लो कि आपके पास में एक एटम और ये है आपका दूसरा एटम। ठीक है, या फिर इसको आप दूर दूर बना दो थोड़ा सा तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने जब पिछले कुछ लेक्चर्स में एक मैंने आपको पढ़ाया था बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। तो हम लोगों ने यहां पे बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन की बात की थी, और वो क्या कहता है? बॉर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि जो एटम है इसमें ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इस न्यूक्लियस का जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही हैवी होता है ये न्यूक्लियस। और जो यहां इलेक्ट्रॉन है, जो यहां इस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इनका मास जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, और ये बहुत ही क्या होते हैं, ये बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही लाइटर होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज को एनर्जी देनी है तो बताओ हल्की चीज सबसे पहले डिस्टर्ब होगी या भारी चीज डिस्टर्ब होगी? ये हजारों गुना भारी है ये न्यूक्लियस, 1000 टाइम्स ऑफ हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है ये बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से इसकी डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा,
तो जो डिस्टेंस इसका यहां पर था यही बना रहेगा और वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आपने एनर्जी दे दी है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो बहुत हल्का होता है, हजारों गुना हल्का होता है, वो फटाफट उस एनर्जी को लेकर के और एक एनर्जी लेवल से, ग्राउंड स्टेट से इस एक्साइटेड लेवल में चला जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस भारी होता है, इस वजह से वो नहीं जाता, क्योंकि आप यहां पर अगर देखो, आप बोलोगे साहब एनर्जी दे रहा हूं और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन में ज्यादा एनर्जी लगती है, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो कम है। आपने यहां पर देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन E1 से E2 तक जाते हो ज्यादा एनर्जी है ना, वो 10,000 से 10 लाख सेंटीमीटर इनवर्स तक हो सकती है उसका वेव नंबर, और वाइब्रेशन के लिए केवल 1,000 सेंटीमीटर इनवर्स का वेव नंबर चाहिए। इनका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो जब हम उसको इतनी ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो ये वाइब्रेशन लेवल में चेंज क्यों नहीं कर रहा है, या वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज क्यों नहीं कर रहा है? वो वाइब्रेशनल लेवल में इसलिए चेंज नहीं कर रहा क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है एक्टिवेशन की, और इस एक्टिवेशन की फास्ट होने की वजह से इतना टाइम उसको नहीं मिल पाता कि वो वाइब्रेशन कर पाए। और वो वाइब्रेशन क्यों नहीं कर पाता है, वो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि यहां पर जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है, ज्यादा बड़ा है। और इस न्यूक्लियस के मास को, या इसको जब हम मास ऑफ न्यूक्लियस को चेंज करें, इसको डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई चेंज करेंगे, तब वाइब्रेशन हम कह सकते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हुआ है। लेकिन ये भारी होने की वजह से ना तो ये अंदर की तरफ आ पाता है और ना ही ये जो न्यूक्लियस है वो दूर की तरफ जा पाता है, तो इसमें ये वाइब्रेशन जो है वो नहीं हो पाती, पहली चीज। ठीक है, ये फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल से पहले मैंने आपको बॉर्न ओपेनहाइमर का प्रिंसिपल बताया कि बॉर्न ओपेनहाइमर का प्रिंसिपल क्या कहता है। ठीक है ना, अब हम वापस आते हैं हमारे फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल पर, क्योंकि इसको आप कई बार क्या करते हो, कई बार आप इसको बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे कई सारे डायग्राम्स के थ्रू इसको समझाया हुआ है। कैसे समझाया होगा, आपको इस तरह से डायग्राम से समझाया होगा, जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि ये एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, ये एनर्जी लेवल डायग्राम, ये एक E1 है, ये हमारे पास में E2 है, और यहाँ पर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स हो सकते हैं। ये बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल्स हैं, ये V इक्वल्स टू 0 है, ये V इक्वल्स टू 1 है, ये V इक्वल्स टू 2 है, ऐसे ही यहाँ पर होगा V इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 2, इस तरह से। तो यहाँ ये देखो, ये वो जगह है जहां पर मिनिमम एनर्जी रहती है। ये क्या है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है R। तो ये वो जगह है जो एक मिनिमम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जहां पर इसकी एनर्जी मिनिमम होती है। इससे अगर इस तरफ जाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ेगी, और इससे इस तरफ जाते हैं तो भी एनर्जी बढ़ेगी। मतलब अगर इसके डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर इसके डिस्टेंस को और कम करेंगे तो भी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इस समय आप ये देखो कि इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर। ये मिनिमम पॉइंट इस E2 का और इस E1 का, दोनों का क्या आ रहा है, सेम उस पर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है, या दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि ये हमारे पास में और ये हमारे पास में। अब आप देखो यहां पर तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये आ रहा है, और यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये वाइब्रेशनल लेवल्स है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वाइब्रेशन कर रहे होंगे, है ना। और अब यहां से जब हम शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, लेट से इलेक्ट्रॉन यहां था, अब हम जब इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां नहीं जाएगा, V इक्वल्स टू 0 में नहीं जाएगा, V इक्वल्स टू 1 में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, ये V इक्वल्स टू 2 में जाएगा, क्योंकि ये ऐसे टेढ़े नहीं जा सकते। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइड जो होते हैं वहां पर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा बिल्कुल सीधा, परपेंडिकुलर। यहां है तो यहां से सीधा यूं शिफ्ट करेगा। ओके, तो ये क्या हुआ, यहां पर ये जो डिस्टेंस थी ये क्या हो गई, कम हो गई, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, है ना, ये वाली स्थिति आ गई, ये वाली स्थिति आ गई। ठीक है ना, है बेटा। वो ऊपर जी मम्मी बात कर रही थी घर पे। अच्छा अच्छा, तो पापा जी खेत में जा रहे हैं। और क्या सिचुएशन हो सकती है, और ये सिचुएशन अच्छा हो जी, सकती है। ठीक है। और ठीक हो पापा जी?
हेलो, नमस्ते बुआ जी। हाँ जी, बढ़िया, आप बताओ। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में ये हो सकती है कि ये हमारे पास में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था और यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा इसका इसका मिनिमम एनर्जी यहां पर आ रही है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स हो सकते हैं और यहाँ पर ये इसके वाइब्रेशनल लेवल्स हो सकते हैं, है ना? और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है, यहां से शिफ्ट होता है, ठीक है ना, तो कहां शिफ्ट होगा? अगर वो यहां से शिफ्ट होता है तो वो सीधा कहां शिफ्ट होगा? वो सीधा जाकर यहां शिफ्ट होगा, है ना? अब ये जा कहां से रहा है? ये v इक्वल्स टू 2 से जा रहा है और जा कहां रहा है? ये v इक्वल्स टू 1 में जा रहा है। ठीक है, तो मेरी कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि एक सिचुएशन ये है जहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या रहती है? बिल्कुल बराबर रहती है। एक सिचुएशन क्या है जहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एक सिचुएशन क्या है कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाती है। अब देखो, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यहां ये बॉन्ड को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एनर्जी लेकर के ये बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा या ये बॉन्ड फैलेगा? तो जाहिर सी बात है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और बॉन्ड जो है वो फैलना चाहिए। मतलब ये वाली सिचुएशन तो हो सकती है, लेकिन ये वाली सिचुएशन नहीं हो सकती कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका बॉन्ड डिस्टेंस कम हो जाए, क्योंकि एनर्जी लेकर के वो बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ाएगा, कम नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहां पर इस लेवल से, और जब हम एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस V0 से और ये इस V2 में पहुंचे, ठीक है ना? तो जब भी एक्साइटेशन होगा वहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होता, क्योंकि हमारा बॉन्ड अपोनहाइमर क्या कहता है कि मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियस है वो हैवी है। तो जो सिचुएशन हमारी सबसे सही बैठती है वो क्या बैठती है? वो ये बैठती है। तो फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल क्या कहता है? वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक का एक्साइटेशन जो होता है वो जब भी होगा तो वहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगा, जिसको आप एक वर्टिकल एरो से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारी रहेगी, क्योंकि आपके यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। ये वाइब्रेशनल, ये अलग अलग ये वाइब्रेशन कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स, है ना? ये मैंने वाइब्रेशन दिखा दिए वेव्स से। तो ये हमेशा इसी तरह से रहेगा। और अगर ये चेंज होता भी है, पहली बात तो ये होगा नहीं, और थोड़ा बहुत अगर वाइब्रेशन इसमें होता भी है तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि हमने मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, उसको एक्साइटेड फॉर्म में चेंज किया, तो वो जो सिंगलेट स्टेट में जाएगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट में नहीं जाएगा और ना ही एक्साइटेड सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा। दूसरी चीज हमने ये देखी कि फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी, वहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। वो किसी भी एक लेवल से दूसरे लेवल में जा सकता है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैसे रखते हुए? सेम रखते हुए। अब बात आती है कि हमारे पास में मॉलिक्यूल, हमने उसको रेडिएशन दिया, मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड हो गया। अब ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का क्या होगा? ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या करेगा? अब ये दो काम कर सकता है। ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है ये दो काम कर सकता है। पहला काम क्या करेगा? पहला काम ये करेगा, जो भी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है, ये जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, इस एनर्जी को ये क्या कर दे? ये एटमॉस्फेयर में हीट की फॉर्म में रिलीज कर दे, हीट की फॉर्म में निकाल दे। कुछ नहीं करेगा, रिएक्शन रिएक्शन कुछ नहीं कर रहा, जैसे ही इसने एब्जॉर्ब की है वैसी ही हीट के फॉर्म में रेडिएट कर देगा सराउंडिंग्स में। और या फिर ये क्या कर सकता है कि ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को ये क्या कर दे? ये लाइट के फॉर्म में रिलीज कर दे, ठीक है ना? और अगर ये लाइट की फॉर्म में रिलीज करता है तो वो जो मटेरियल है वो एक तरह का फिनोमेना दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं फोटो ल्यूमिनिसेंस। वो जो चमकती है,
चीज, इसको ल्यूमिनेसेंस और या फोटोल्यूमिनेसेंस, दोनों में से हम किसी भी चीज में इसका मतलब किसी भी तरह से इसका नाम दे सकते हैं। जब ये हीट की फॉर्म में उस एनर्जी को बाहर निकाल रहा है तो उसे हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव, मतलब ये रेडिएशन नहीं है। हीट जो है वो कैसे फॉर्म में, नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन, मतलब एक्साइटेड है ना तो एनर्जी रिलीज करके रिलैक्स हो जाएगा। अब रिलैक्स कैसे हो सकता है, या तो वो नॉन रेडिएटिव फॉर्म में जो हीट है उस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर दे, और या फिर वो लाइट की फॉर्म में रिलीज करे। लाइट की फॉर्म में रिलीज करता है उसको हम फोटोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, और ये एक तरह का क्या है, ये रेडिएटिव रिलैक्सेशन, रेडिएशन के फॉर्म में रिलैक्स करेगा, ठीक है ना। और ये सारा खेल जो होगा, ये अभी सुनने में बड़ा छोटा सा लगा कि साहब ये तो या तो रेडिएटिव रिलैक्सेशन होगा या नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन होगा। इसको हम समझते हैं एक तरह के डायग्राम से, जिसको हम बोलते हैं जैबलोंस्की डायग्राम। अभी जैबलोंस्की डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है और रिलैक्सेशन होता है कि मॉलिक्यूल क्या हुआ, मॉलिक्यूल ने यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड के बाद में या तो नॉन रेडिएटिव या रेडिएटिव, दोनों में से किसी भी एक तरीके से उस एनर्जी को वापस बाहर निकाल दिया और रिलैक्स हो गया। ये सारा का सारा खेल एक डायग्रामेटिक रूप से या एक डायग्राम के फॉर्म में अगर हमें समझना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैबलोंस्की डायग्राम जो है उसको समझना पड़ेगा। अभी जैबलोंस्की डायग्राम एक सिंपल सा जल्दी से एक मैं बना देता हूं, और फिर हम उस जैबलोंस्की डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे एस नॉट। अब एस नॉट से आप समझ गए होंगे क्या, ग्राउंड स्टेट का सिंगलेट, ठीक है, सिंगलेट एस से, और यहां एस नॉट लगा हुआ है मतलब ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट है ये। और ये जो हमारे पास में है, ये है हमारे पास में S1, एक्साइटेड स्टेट का सिंगलेट स्टेट, है ना, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। एक और चीज आपको यहां पर देखने को मिलती है जैबलोंस्की डायग्राम में, वो क्या होती है, ये ये आपका S1 है, तो ये जो है ये आपका S2, ये भी सिंगलेट है, ये भी एक तरह का एक्साइटेड स्टेट है, और ये भी एक तरह का एक्साइटेड स्टेट है। इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा ये सारा का सारा खेल जो है वो क्या है, ये T1 है, मतलब ये ट्रिपलेट स्टेट है, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, है ना। और ये सारा का ये पूरा आगे तक आप यहाँ पे बना लो, ताकि हमें ये हो जाए कि ये ओके। सो इस तरह से ये आपका जैबलोंस्की डायग्राम। अब यहाँ पर हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। इस सिंगलेट स्टेट में कहीं पर भी, मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट है यहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। तो हम एक सिचुएशन मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मान लो कि आपका यहां पर है, बिल्कुल नीचे वाले इस पोजीशन पर है। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर रेडिएशन इस पर डाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। क्या शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है,
इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, इसी जगह से ले जाएंगे लेकिन इस सेकंड इसमें जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, या इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, यहां जा सकता है। ये देखो डायग्राम ना थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, लेकिन आप ये समझो कि हमारे पास में ग्राउंड स्टेट है ये, और यहां से इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी लेवल में शिफ्ट हो सकता है, इतना आप लोग बिल्कुल समझ लो, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया, ये हमारी पहली चीज थी कि एम क्या कर रहा है, एक्टिवेट हो रहा है रेडिएशन को लेकर के। अभी हमारी ये चीज बन गई, यहां पे ये जो मॉलिक्यूल है ये हमारा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब मैंने आपको दो चीजें बताई, या तो ये क्या करेगा रेडिएटिव फॉर्म में, और या फिर ये नॉन रेडिएटिव फॉर्म में अपनी एनर्जी को लूज करेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे नॉन रेडिएटिव की। ये जो नॉन रेडिएटिव है, इस नॉन रेडिएटिव की, कि नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन किस तरह से होगा। ओके, तो यहां पर नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन जो है वो तीन तरह से होता है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन है ये तीन तरह से हमें देखने को मिलेगा। एक को हम बोलेंगे वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन, और तीसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब ये तीनों नॉन रेडिएटिव रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से होते हैं इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन पर। तो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन क्या होता है बेटा, कि जब मॉलिक्यूल S0 से और इस S1 में पहुंचता है, ये चाहे कहीं पर भी पहुंचे, ये v इक्वल्स टू 0 है, ये v इक्वल्स टू 1 है, ये v इक्वल्स टू 2 है, v इक्वल्स टू 3 है, v इक्वल्स टू 4 है, जिस भी लेवल में पहुंचता है, यहां से ये हमेशा कोशिश करेगा यहां आने की, अपने v इक्वल्स टू 0 में आने की कोशिश करेगा, यहां आने की कोशिश करेगा। तो अगर मॉलिक्यूल यहां पहुंचा है तो यहां से यहां, अगर ये मॉलिक्यूल यहां पहुंचा है तो यहां से यहां, अगर मॉलिक्यूल यहां पहुंचा है तो यहां से यहां, और अगर मॉलिक्यूल यहां पहुंचा है तो यहां से यहां। और जब ये यहां पहुंच जाएगा तो यहां से यहां भी आएगा, फिर ये यहां से यहां भी आएगा, फिर ये यहां से यहां भी आएगा, और ये यहां पहुंचा है तो यहां से यहां भी आएगा, यहां से यहां भी आएगा। ठीक है ना। तो जिस भी जगह वो ये पहुंचेगा वहां से इस v इक्वल्स टू जो भी मैक्सिमम इसकी स्टेट है उससे ये v0 में आएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। और ये इस चीज को, ये जो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन जो हो रहा है, ये जो चीज हो रही है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, ये बहुत ही कम समय में हो जाती है, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -12 सेकेंड्स में हो जाती है। एक्साइटेशन कितनी देर में होता है, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -15 सेकेंड में। और ये जो वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन जो हो रहा है वो कितनी देर में हो रहा है, ये 10 रेज़ टू द पावर -12 सेकेंड्स में ये वापस किस में चला जाता है, अपने जो वाइब्रेशनल लेवल का जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आ जाता है, लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल में आ जाएगा अपने एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल से। और इस समय जो एनर्जी निकल रही है, ये जो यहां से यहां पर, यहां से यहां पर, ये अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल से जो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये जो रेडिएशन निकल रही है, ये सारी की सारी रेडिएशन किस फॉर्म में निकलती है, ये सारी की सारी फॉर्म निकलती है हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में ये इसको रिलीज करता रहेगा, और ये V4 से कहां पहुंच जाएगा, V3 में पहुंच जाएगा, फिर V3 से जो है वो V2 में। ऐसा नहीं है कि सीधा V4 से और V0 में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो आपको मालूम है पहले से ही।
सारे के सारे क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो पहले 4 से 3 में जाएगा, फिर 3 से 2 में जाएगा, फिर 2 से 1 में, और जो पहले 3 में था वो फिर 2 में जाएगा, फिर वहां से कहां जाएगा, 1 में, और जो पहले 2 में था वो पहले कहां जाएगा, 1 में, और फिर उसके बाद में फिर 0 में, और जो पहले 1 में था वो 0 में। तो इस पैटर्न में यहां पर ये क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। ठीक है ना, एक साथ नहीं होता कि एक साथ हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। अब ये इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये S1 है और ये S2 है। ठीक है, तो अगर इनकी एनर्जी मैच कर रही है, अब देखो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी क्या है, एक जैसी है। इन दोनों की एनर्जी क्या है, एक जैसी है। और इन दोनों की एनर्जी जब एक जैसी है तो ये क्या करेगा, ये S1 सिंगलेट स्टेट से अपनी दूसरी सिंगलेट स्टेट है उसके अंदर मूव कर जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा और फिर यहां से फिर क्या करेगा, वही वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। तो ये जो चीज हुई है जहां पर इस S1 और इस S2 इन दोनों की एनर्जी सेम थी, जिस भी वाइब्रेशनल लेवल की, वो यहां पर एक से दूसरे में चला जाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं, है ना। ये इंटरनल कन्वर्जन हो गया, सिंगलेट से सिंगलेट में ही गया है, लेकिन जिसकी एनर्जी बिल्कुल समान थी उसमें गया है। ओके, और फिर बाद में ये वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन यहां पर हो जाएगा, वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन हीट की फॉर्म में। ठीक, एक होता है जिसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा, लेकिन कहां जाएगा, उसी में जाएगा जहां पर इसकी एनर्जी सेम होगी। अब ये एनर्जी क्या है, इनकी सेम है, तो ये यहां से यहां चला जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, सिंगलेट से सिंगलेट में, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग दो सिस्टम्स, एक सिंगलेट का और एक ट्रिपलेट का, इनके बीच में ट्रांजिशन होगा, है ना। और लेकिन एनर्जी उसकी तब भी वही रहनी चाहिए बराबर, और उसके बाद में फिर ये वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन से यहां मूव कर जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? ये तीनों तरह के जो